स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। यूके एसएससी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि विधानसभा की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी होनी चाहिए। जिस तरह तथाकथित लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आ रहा है, ये गंभीर है और इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व स्पीकर और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कहा कि वो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और इस मामले में वही बेहतर बता सकते हैं। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाएंगे आपको। नौकरी फाइल तो ये काफ़ी दिन से चल रही थी और मैंने उसमें अंत में एक नोट लिखा था कि जो भी भर्तियां करनी है उनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग से कराई जाए। ये अभी जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि विधानसभा में भर्तियां हुई हैं और तथाकथित रूप से उसमें अपनों को नौकरियां दी गई हैं। न्याय होना चाहिए और राज्य हित ये सर्वोपरि होना चाहिए। ये फाइल उधर यूके एसएससी और विधानसभा में नियुक्तियों के मामले में एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार का घेराव शुरू कर दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज शहीद स्मारक पर उपवास कर सरकार से नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि भर्ती घोटाले के मामले में आज तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई और सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द सहकारिता विभाग में जांच नहीं करती तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। अगर पहले गलत हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई हो, लेकिन ये बोलने से इनके पाप नहीं धुल जाते। ये सिर्फ बहाना कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने सहकारिता और उच्च शिक्षा विभाग की बात उठाई तो मंत्री जी ने मंदिर समिति के एक सदस्य को आगे कर दिया कि गणेश गोदियाल ने मंदिर समिति में रहते हुए घोटाला किया था। अगर गणेश गोदियाल ने घोटाला किया तो उसकी भी जांच करो, उसको भी अंदर करो, मुझे भी अंदर करो। क्यों नहीं? 2 महीने से मुख्यमंत्री क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? 2 महीने से धन सिंह जी का जो मुख्य सचिव को पत्र गया, कहाँ है वो पत्र? क्या हुआ उसमें? क्यों नहीं मेरी जांच कर रहे हैं? पर सवाल ये था कि इसलिए मेरा नाम उछाला गया ताकि मैं चुप हो जाऊं। यही था बात, बाकी कुछ नहीं। और ये जो पूर्व की बात कर रहे हैं, ये कुंजवाल जी की बात कर रहे हैं, ये दरोगा की भर्ती की बात कर रहे हैं, ये 2002 की बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम चुप हो जाए, लेकिन हम चुप होने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को आपने सुना, जो कि धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। हितेश हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, एक तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि देखिए जांच तो की जा रही है लेकिन इंस्टीट्यूशन की भी जांच होनी चाहिए। अब आज उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच भी हो। इस बात कि मैं जिस तरह से मैंने अनुमोदन किया है और मैंने अपनी अपील जो है वो कैबिनेट मंत्री तक पहुंचाई है। और वहीं दूसरी तरफ गणेश गोदियाल, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी आज धरना देकर यही कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। तो दोनों तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से कुछ कहा गया? जिस तरह से सियासत भर्ती घोटाले को लेकर रंग बदल लिए, तो वही जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये जो बोल है राजनीति की, ये प्रेमचंद अग्रवाल के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो भर्तियां हैं ये पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती त्रिवेंद्र सिंह राज में हुई थी, उन्होंने उस पर भी साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास ये फाइल आई थी और मैंने इस फाइल को कहा था कि आयोग के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से भर्तियां होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से ये भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत पर उठ रहे थे तो उन्होंने अपने सवालों से बचने के लिए, अपने सवालों को मतलब मामले को मूवमेंट घुमाने के लिए उन्होंने ये सब काम इसमें कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से यूके SSS मामले में मुख्यमंत्री लगातार इसमें जाँच के आदेश दे रहे थे, क्योंकि जिस तरह से यह मामला विधानसभा चला गया, विधानसभा के जो भर्ती घोटाले का मामला जो है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगभग 26 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। तार जो है वो यूपी तक भी जुड़ रहे हैं, वहां से भी कनेक्शन देखा जा रहा है। और जो जांच की गई है, क्या ऐसे में इस जांच से संतुष्ट नहीं है कांग्रेस, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आए दिन चाहे यूके SSS का मामला हो
चाहे वो विधानसभा का मामला हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती घोटाले का मामला हो, चाहे वो धन सिंह रावत के सहकारिता विभाग का मामला हो, क्योंकि हर विभाग में घोटाले सामने आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल हो रहा है। लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कल गणेश गोदियाल ने भी अपना बयान दिया था और वो आज फिर कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, और लगातार इसमें बीजेपी के भी कई नेता सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर उत्तराखंड विधानसभा में वीवीआईपी लोगों के करीबियों को नौकरी देने के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एक पुराना सिफारिश पत्र वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नियुक्तियों में धांधली की चर्चाओं के बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें वो 4 लोगों को नौकरी देने की सिफारिश कर रही हैं। वैसे तो ये पत्र साल 2020 का है, लेकिन इस समय इस पत्र का वायरल होना ये साबित कर रहा है कि जिन मंत्रियों और असुखदार लोगों ने नौकरियों के लिए अपने को तरजीह दी, उनसे जुड़े सभी नए और पुराने मामले हर स्तर पर उजागर किए जा रहे हैं। लगता है कि अभी तक में जितनी भी बातें हुई हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उस पर अपना वक्तव्य जारी किया है। मुझे लगता है कि हम सब लोग उनके इस विचार के साथ में सहमत हैं और उनके निर्णय के साथ में। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, जिसके तहत ही सभी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पर सरकार को विश्वास हो, उनके कार्यकाल की नियुक्तियों की जांच करा सकती है। अगर उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित हो जाता है तो वो सजा भुगतने को तैयार है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने यह भी कहा कि राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत से लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के कार्यकाल तक नियुक्तियां हुई हैं या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्रियों ने अपने परिवार के लोगों को भी विधानसभा में नियुक्तियां देने की सिफारिश की है। पर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है। मैंने 158 नियुक्तियां करी हैं, उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहाँ की नियुक्तियाँ मैंने नहीं करी हों। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियाँ करी हैं। वो मामला हाई कोर्ट में भी गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया, उससे उच्च न्यायालय कोई है नहीं, तो मैं समझता हूँ अब उन पर प्रश्न खड़ा करना, नियुक्तियाँ कैसी हुई, क्या हुई, अपने रिश्तेदार भर दिए, अपने लड़के भर दिए, ये कहना मैं समझता हूँ न्यायालय की अपना। और हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, जिस तरह से गोविंद कुंजवाल कह रहे हैं कि अगर भर्तियां जो हुई है उसमें जांच की जानी है तो जांच कराइए, लेकिन दूसरी तरफ रेखा आर्य का वो लेटर वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया कि करीबियों को सिफारिश के जरिए नौकरी दी गई है। कहीं ना कहीं जो गोविंद कुंजवाल कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, उस सवाल का जवाब तो वो लेटर दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है, करीबियों को तो नौकरी मिली है, चाहे वो संघ के प्रचारक के करीबी हो, चाहे वो बीजेपी के नेताओं के करीबी हो, चाहे वो मुख्यमंत्रियों के करीबी हो, चाहे वो कुंजवाल के करीबी हो, चाहे वो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के करीबी हो। क्योंकि अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो प्रदेश का युवा है, जो विधानसभा में नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, 1000 रुपये लगाता है, पैसे लगाकर तैयारी करता है और उसका नंबर नहीं आता है और बैकडोर से विधानसभा में भर्तियां हो जाती है और उन्हें वैध ठहरा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में लगातार ये भर्तियां हुई है, 100 से अधिक भर्तियां कुंजवाल ने की है, 70 से अधिक भर्ती बीजेपी के शासन में हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। जी, ऐसे में माना जा सकता है कि अभी ये मामला जो है कुछ दिन इसी तरह से उत्तराखंड में छाया रहेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता, या वाकई सरकार ये नहीं कह देती कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें पूरी गंभीरता के साथ जांच के आदेश दे रहे हैं, लगातार इसमें स्टेप भी कार्रवाई कर रही है, लगातार इसमें और एजेंसियों को भी इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया। हालांकि अभी उन्होंने इसमें पुरजोर जांच के इसमें आदेश दिया। हालांकि कोई इस तरह के सीबीआई की जांच की जो सिफारिशें लगातार हो रही है, वो अभी मुख्यमंत्री ने इस तरह की कोई इस पर बात टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि जिस तरह से जाँच इसमें चल रही है और लगातार हर दिन इसमें गिरफ्तारियाँ हो रही है। जी ठीक है हितेश, बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे।
उधर हरिद्वार के नवोदय नगर में 2 दिन पहले हुई मारपीट को लेकर इलाके के लोगों ने सिडकुल थाना का घेराव किया। बता दें कि 2 पक्षों में हुई मारपीट को लेकर घेराव करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ऐसे में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद उनियाल ने बताया कि 2 दिन पहले मंदिर बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के ऊपर कुल 3 केस दर्ज किए गए। वहीं एक पक्ष के लोग थाने पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसमें गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही कोई मामला सामने आता है तो जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भी 2 दिन पहले नवोदय नगर में 2 पक्षों में एक मंदिर को बनाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इस संबंध में थाने में तत्काल ही जो है दोनों पक्षों के मुकदमे लिखे गए थे। कुल 3 मुकदमे लिखे गए। आज ये एक पक्ष के लोग आकर के इसमें ये जो प्रगति हुई है वो जानना चाह रहे थे तथा गिरफ्तारी के लिए कि अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रकरण 2 अलग अलग पक्षों का है और ऐसा कोई इसमें अभी तक कोई संगीन धारा नहीं है कि जिसमें अरेस्ट किया जाए। फिर भी इसमें कार्रवाई की जा रही है, जैसे इसमें विवेचना रहेगी उसके हिसाब से कार्रवाई। सहयोगी संजय पुंडेर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, सबसे पहले ये मामला बताइए और इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से क्या लोग अभी भी आक्रोशित हैं? देखिए नीतू, करीब 2 दिन पहले का ये मामला है और सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर का मामला है। यहाँ पर एक मंदिर बनाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। हालांकि दोनों ही पक्ष में मारपीट भी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्ष पर एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग मुकदमे होने के बाद भी नाराज है। उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसको लेकर ही लगातार थाने का घेराव किया जा रहा है और आज सुबह से ही कुछ स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ में लगी है टीमें और पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद ही गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। नीतू, तो क्या पुलिस के आश्वासन के बाद लोग वहां से हटे हैं या फिर वहीं अभी भी धरने पर हैं? देखिए, सुबह से ही जो स्थानीय लोग हैं उनका यह कहना है कि पुलिस का इसमें ढीला रवैया है। हालांकि कुछ लोग का ये कहना है कि जिन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए उन धाराओं में नहीं हुआ है और पुलिस की सांठ-गांठ के चलते जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं अभी फरार है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी है और कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार धरना देने में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर अगली खबर भी हरिद्वार से मिल रही है, जहां लक्सर क्षेत्र में पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी नाम की बीमारी से अब तक 22 पशुओं की मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में पशुओं के लंपी नाम की बीमारी की चपेट में आने से लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने लक्सर क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। जहां बैठक के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारियों ने एसडीएम को अवगत कराया था कि उनके पास स्टाफ और दवाओं की कमी होने की वजह से बीमारी से ग्रसित पशुओं के इलाज को लेकर परेशानी हो रही है। जहां लंपी बीमारी को लेकर लक्सर एसडीएम ने पशु चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। क्षेत्र में लंपी बीमारी की वजह से काफ़ी जानवर बीमार हैं। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि लगभग पूरे क्षेत्र में बीमारी फैली हुई है और 900 के लगभग जानवर इस बीमारी से पीड़ित हैं। इनके इलाज के लिए डॉक्टरों के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्याप्त मेडिसिन नहीं है और स्टाफ भी पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में एक पत्र जिला अधिकारी महोदय और जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी एक पत्र प्रेषित किया गया है कि इसमें जो समस्याएं आ रहे हैं उसका निराकरण करने के लिए संबंधित को निर्देशित करें। तो लंपी बीमारी का कहर लगातार उत्तराखंड में छाया हुआ है। हालांकि बैठक की गई लेकिन दवाओं की कमी यहां पर बताई गई। अब देखना यह है कि इस कमी को कैसे दूर किया जाता है। उधर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, मुफ्त बिजली समेत अन्य मांगों को लेकर राजधानी का घेराव किया और इसके लिए 1 सितंबर को हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जिले में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को 1 महीने का समय दिए जाने की बात कही है। दूसरी तरफ 1 सितंबर को रुड़की में किसानों की महापंचायत भी होगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 70 विधायकों का वेतन बढ़ाने का काम किया है। सरकार की नजर में सिर्फ 70 विधायक ही प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति हैं। समस्या एक समस्या भी तो हल नहीं करी। इन लोगों ने तो सत्ता में बैठ से 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी बढ़ाएगा, अपनी समस्या हल करेगी। किसान की 1 पैसे का काम कराओ तो बताओ जुमलेबाजी के सिवाय। ये तो जमीन भी हमारी चौधरी ढाके टिकट न बचाया थी, जमीन बेटानी अंबानी को दे दी थी।
ये तो अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने को जोर चल रहा है, सारी सरकारों का यही काम हो रहा है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बढ़ने देने के, अब जनता को हम समझा रहे और जनता समझेगी। जैसे हरिद्वार में 8 सीट में तो 3 सीट आई इनकी, ऐसे ही ये ग्राफ बढ़ेगा। और ये संजय पुंडरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जो भारतीय किसान यूनियन जिसने आंदोलन की बात कही है, प्रदर्शन की बात कही है, असल मुद्दे क्या है, असल मांग क्या है? जिस तरफ से कहा जा रहा है कि गन्ना मूल्य बढ़ोतरी है या फिर मुफ्त बिजली की मांग इनकी तरफ से की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार में कुछ ऐसे मंत्री नेता हैं जिनके वेतन बढ़ा दिए गए। तो असली मांगे इनकी है क्या वेतन बढ़ाने से नाराजगी है या फिर जो मांगे ये कह रहे हैं उनको अभी तक माना नहीं गया, इसकी नाराजगी है? देखिए नहीं तो हमने देखा है कि लगातार ही किसान अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से सड़कों पर है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर किसानों ने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने बताया है कि किसान जिस तरह से लगातार किसानों का शोषण हो रहा है और लगातार ही गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, तमाम इनकी मांगे हैं। इसको लेकर अब जो किसान यूनियन के नेता है वो महापंचायत भी करने जा रहे हैं। हालांकि 1 सितंबर को महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिसकी तैयारी लगातार किसान कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर उत्तराखंड राज्य सरकार को किसानों ने चेतावनी दी है, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल सभी खबरों की जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तरकाशी में एप्पल मैन सुधीर चड्ढा के बेटे ने पढ़ाई के बाद अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। एप्पल मैन के बेटे सिद्धांत चड्ढा पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कसम खाई है कि उत्तराखंड को हिमाचल की तर्ज पर सेब हब के रूप में विकसित करना है, जिसके बाद किसानों को सिखाकर उनकी आय कैसे बढ़े उस पर भी उन्होंने काम किया। बता दें, सिद्धांत के साथ प्रदेश के कई युवा मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ हमने पिछले साल थोड़े से पौधे ट्रायल पे लगाए थे, 3000 पौधे। आप खुद देख सकते हैं कि पीछे कितना फ्रूटिंग पे मटेरियल है। जो 1 साल का पौधा है उसमें पत्ते कम है और फ्रूट्स ज़्यादा है। तो हम किसानों को ये कहते हैं कि ये जो एरिया पुरोला जो जगह है, ये तो आने वाले 5 साल में पूरी फ्रूट वैली के नाम से जाना जाएगा। तो हम किसानों को प्रमोट करते हैं, लगा के दिखाते हैं। कोक के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उनको डिस्काउंट्स में प्लांट्स देते हैं कि वो लगाएं, और जब तक वो देखेंगे नहीं, उनको समझ नहीं आएगा, तब तक वो चेंज नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में मैं ये देखता हूँ कि यहाँ ये पूरी वैली जो है, पुरोला वैली जिसको हम कहते हैं, ये पूरी एक एप्पल वैली में कन्वर्ट। उधर पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर मलबा और पत्थर आने से आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह नाले उफान पर हैं। राजपुर के खाला गांव में बारिश के बाद पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में इलाके के पार्षद सुमेंदर बोहरा ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। पहाड़ी इलाके में बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हितेश सहयोगी मेरे लगातार बने हुए हैं। हितेश, जब यहाँ पर जायजा लिया गया था नेता की तरफ से, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए? क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये तो आनी ही आनी है, लेकिन जो अधिकारी लगे रहते हैं, जो प्रशासन की टीम है, वो कैसे आगे निपटने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपदा ने उत्तराखंड में कोहराम मचाया हुआ है, तो लगातार जिस तरह से अभी मसूरी की अगर हम बात करें तो मलबा सड़कों पर आ गया। मलबे को हटाने के लिए लगातार प्रशासन इसमें काम भी कर रहा है। हालांकि डीएम सोनिका ने साफ तौर पर इसमें निर्देश दिए कि इसमें बहुत जल्द से जल्द इसमें मशीनें लगाकर, पोकलैंड जेसीबी मशीनें लगाकर सड़कों से मलबा हटाया जाएगा। हालांकि जहाँ पर अभी मालदेवता में बीते दिनों पहले एक बादल फटा था, वहाँ पर भी पूरे जोर से वहाँ पर भी पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। लगातार एसडीआरएफ की और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वहाँ पर काम कर रही है। हालांकि स्थानीय जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि हमें पूरी तरीके से यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर रुड़की से मिल रही है, जहां भगवानपुर के गांजा मजरा गांव में शमशान पर सियासत हो रही है। शमशान घाट के निर्माण को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। बड़ी बात यह है कि शमशान घाट में छतरी का शिलान्यास इलाके के विधायक करवा चुके हैं, इसके बावजूद भी काम को रुकवा दिया गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने वजह पूछी तो उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश का हवाला दिया गया, जबकि ग्रामीण शमशान घाट से संबंधित सभी सरकारी काम पूरा करने का
दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसी साल के विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने शमशान घाट बनने की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम के आश्वासन पर उन्होंने बहिष्कार को खत्म किया और मतदान में हिस्सा लिया। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व विधायक ने इलाके में कोई काम नहीं करवाया है। प्रशासन के राजनीतिक दबाव में आके ये बोला जा रहा है कि काम रोक दिया। हालांकि हमारे पास, मैं दिखाना चाहूँगा, पूरे सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। मैं डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ। और जिस आदमी का कब्जा है इस पे, उस आदमी का नाम डीएम साहब के पास ऑलरेडी जा चुका है। कुलदीप व प्रदीप पुत्रगण राजकुमार द्वारा इसमें ईख की फसल बोई गई है, जो कि अवैध है। ये ऐलेंदर सिंह रावत और एसईओ भगवानपुर ने लिखा है डीएम साहब। जो विपक्षी पार्टी है, एक प्रदीप जी हैं, जो सरकारी अध्यापक हैं, माफिया हैं। वो कहीं नदी खाड़े में ज़मीन सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं और साठ गांठ करके चकबंदी विभाग से अच्छी ज़मीन में अपना चक लगवा के उसको बेच देते हैं। उनका ये धंधा है। हमारे शमशान घाट पर काम लग गया, कल निर्माण कार्य शुरू हो गया छतरी का। इन्होंने काम रुकवा दिया। सीएम साहब आए थे, उनको जो भी कुछ बोला होगा उन्होंने मौखी की डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जो कुछ बोला होगा, तो सुबह यहाँ पुलिस आई और उन्होंने काम रुकवा दिया। तो हमारी समस्या यह है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, अधिकारियों के आदेश हैं, उसके बाद भी हमें काम करने से तो जिस मांग को लेकर बहिष्कार किया गया था मतदान का समझाने बुझाने के बाद, उसी मांग की उम्मीद में वोट डाला गया और आज वो मांग पूरी नहीं हो पा रही, यानी कि शमशान घाट का काम जो है वो रुकवा दिया गया। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी, इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। काम क्यों रुकवाया गया अनिल, इसके पीछे की क्या वजह है? 70 वर्ष के बाद भी गांव वालों के लिए जो शमशान है, शमशान की भूमि अलॉट नहीं की गई थी। हालांकि जो गांव वाले हैं उन्होंने किसी तरीके से जो स्थानीय विधायक हैं उनसे गुहार लगाई और गुहार लगाने के बाद एक सरकारी जमीन पर ये शमशान घाट की भूमि अलॉट करा दी गई है। लेकिन गाँव वालों का उधर दूसरा आरोप ये भी है कि जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक को हमने अपने यहाँ से जिताकर नहीं भेजा, इसकी वो हमसे बदला ले रहे हैं, जिसको देखते हुए जो सरकारी जो फरमान है उसको भी नकारा जा रहा है। सीधे तौर पर अगर कहें तो आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी शमशान की भूमि जो ग्रामीणों को मिली है, कहीं ना कहीं उस पर अटकलें सामने दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो पूर्व विधायक हैं और जो पूर्व विधायक के जो जितने भी सहयोगी हैं उनके द्वारा लगातार ही इस निर्माण कार्यों को रोका जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।